Hello everyone, I welcome you all to Major HS Kalsi's Balnoi Academy. This is Poonam Kumari, GS faculty at Balnoi. आज की क्लास में हम करने वाले हैं पॉलिटी का एक इम्पॉर्टेंट टेस्ट. दिस टेस्ट हैज 35 क्वेश्चंस कमिंग फ्रॉम ऑल डिफरेंट यूनिट्स ऑफ द पॉलिटी सिलेबस. नाउ लेट्स असेस आवरसेल्व्स एंड लेट्स सी कि हम कितने क्वेश्चंस कर पा रहे हैं और कितने क्वेश्चंस नहीं कर पा रहे हैं. राइट, सो वी स्टार्ट विद द पॉलिटी टेस्ट. देन द फर्स्ट क्वेश्चन रीड्स, which among the following is are the unitary features. नाउ यूनिटरी फीचर्स क्या होते हैं? बेसिकली एक ऐसे सिस्टम ऑफ गवर्नेंस का स्ट्रक्चर जहां पर सारा पावर यूनियन के पास हो. एनीवे, हमसे क्या पूछा है, इनमें से कौन से यूनिटरी फीचर्स हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के. सो आपको पता है इंडिया में हम फेडरल कॉन्सेप्ट फॉलो करते हैं. इंडिया में हम क्या फॉलो करते हैं? फेडरलिज्म. फेडरलिज्म का मतलब है द पावर इज डिस्ट्रीब्यूटेड एट डिफरेंट लेवल्स. जैसे इंडिया में टॉप पर आता है यूनियन लेवल, उसके बाद में आता है स्टेट लेवल और उसके बाद में आता है लोकल लेवल. इस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर को कहते हैं फेडरलिज्म. राइट, नाउ फेडरलिज्म में हमारे इंडिया में अगर हम बात करें, हम इंडिया इज अ फेडरेशन विद अ स्ट्रॉन्ग सेंटर. और इसकी इंस्पिरेशन हमने कहाँ से ली है? इसकी इंस्पिरेशन हमने ली है कनाडा नाम के एक देश से जो कि नॉर्थ अमेरिका में है. राइट, यहाँ पर यूनिटरी फीचर्स पूछा है. सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन फॉर स्टेट एंड सेंटर. बिल्कुल भारत में है, एक ही संविधान है हमारा, एक ही कॉन्स्टिट्यूशन है यूनियन के लिए भी और स्टेट के लिए भी. राइट, तो बिल्कुल फर्स्ट तो होगा ही होगा. इसका मतलब है कि ऑप्शन बी तो इज आउट ऑफ द विंडो. सिंगल सिटीजनशिप, बिल्कुल भारत में सिंगल सिटीजनशिप है. सिंगल सिटीजनशिप होता क्या है? सिंगल सिटीजनशिप का मतलब है अगर आप भारत के नागरिक हैं, आप सिर्फ भारत के नागरिक हैं, आप राजस्थान के नागरिक नहीं हो, आप हरियाणा के सिटीजन नहीं हो, आप बिहार के सिटीजन नहीं हो, यू आर ओनली द सिटीजन ऑफ द कंट्री एंड नॉट द सिटीजन ऑफ द डिफरेंट स्टेट्स विच मेक दिस कंट्री. यूएस में क्या होता है? For example, an individual is the citizen of the United States of America. He is also the citizen of Texas. He may also be the citizen of California. मतलब आपकी एक स्टेट की सिटीजनशिप है और फिर आपकी कंट्री की सिटीजनशिप है. इंडिया में सिर्फ और सिर्फ इंडियन सिटीजन हैं आप बिहार के सिटीजन नहीं होते हैं, आप कभी मध्य प्रदेश के सिटीजन नहीं होते हैं. तो ऑफ कोर्स इंडिया में सिंगल सिटीजनशिप है. तो 1 और 2 पक्का होगा. दैट मीन्स ए इज ऑल्सो रॉन्ग. 1 and 2 तो पक्का होगा. लेट्स सी 3. इंटीग्रेटेड जुडिशरी. बिल्कुल ये भी एक इंपॉर्टेंट फीचर है. इंटीग्रेटेड जुडिशरी आप भारत में देखते हैं. इंटीग्रेटेड जुडिशरी की इंस्पिरेशन हमने कहाँ से ली है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से. राइट, और इंटीग्रेटेड जुडिशरी का मतलब क्या है? इसका मतलब है सबसे ऊपर आता है सुप्रीम कोर्ट, उसके नीचे आता है हाई कोर्ट और उसके नीचे आते हैं आपके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स या जिन्हें हम सबऑर्डिनेट कोर्ट्स भी कहते हैं. सो ये बिल्कुल तीनों फीचर्स जो हैं ये यूनिटरी गवर्नेंस को यूनिटरी फीचर्स हैं और यूनिटरी गवर्नेंस को बताते हैं और ये हमारे भारत में पाई जाती है. तीनों ही हैं, तो हमारा ऑप्शन करेक्ट क्या होगा? ऑप्शन डी. राइट, सो we move to the next question, that is what are the characteristics of special purpose agency. अब पहले तो ये समझो कि स्पेशल पर्पस एजेंसी होती क्या है. नाम से ही पता लग रहा है, इट इज अ सेल्फ एक्सप्लेनेटरी कॉन्सेप्ट. इसका स्पेशल पर्पस एजेंसी मतलब ऐसी एजेंसी जिसका पर्पस क्या है? एक स्पेसिफिक उसको एक टारगेट एक वर्क डोमेन दिया जाता है. अगर आपको एग्जांपल से समझाया जाए तो जैसे हाउसिंग बोर्ड्स होते हैं शहरों में. राइट, इलेक्ट्रिसिटी का बोर्ड होता है, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड. अगेन ये जो सारे बोर्ड्स हैं, इनका पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का काम क्या है? बस पोल्यूशन को देखना. हाउसिंग बोर्ड का काम सिर्फ स्पेसिफिक, इलेक्ट्रिकल सप्लाई का स्पेसिफिक काम है. इनको हम बोलते हैं स्पेशल पर्पस एजेंसी. ठीक है, अब बात करते हैं इनके बारे में. स्पेशल पर्पस एजेंसी आर स्टैट्यूटरी बॉडीज. बिल्कुल, स्टैट्यूटरी बॉडी का क्या मतलब है? मतलब ये एक स्टैट्यूट से बनाई गई है, मतलब ये एक लॉ पास करके बनाई गई है. स्टैट्यूटरी तो होती ही है. दे आर सबऑर्डिनेट एजेंसी ऑफ लोकल म्युनिसिपल बॉडी. ये नहीं है, वो अपने आप में एक इंडिपेंडेंट बॉडी होती है, वो किसी के सबऑर्डिनेट नहीं होती और म्युनिसिपल बॉडी के तो डेफिनेटली नहीं होती है. सो स्टेटमेंट 2 तो ऑफकोर्स गलत है. एंड नाउ सी वेरी सिंपल, जैसे आपने 2 हटाया तो 3 स्टेटमेंट्स, अब 3 ऑप्शंस अपने आप चले जाते हैं. वी आर लेफ्ट विद 1, 3 and 4. 3, 4 देखते हैं. दे परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शंस. ये तो आपको नाम से ही पता लग रहा है स्पेशल पर्पस के लिए बनाई गई एजेंसीज. तो बिल्कुल 1 and 3 तो होंगे ही होंगे. दे आर ऑटोनोमस, एज आई सेड दे आर इंडिपेंडेंट बॉडीज और ये किसी के सबऑर्डिनेट नहीं होती हैं. इनका काम भी अलग होता है, इनका फंक्शन, पावर्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज सब बहुत फ्री इंडिपेंडेंट तरीके से काम करते हैं. इसको बोलते हैं ऑटोनॉमी. राइट, सो यस,
they are autonomous, they are statutory and they perform specific functions, but they are not subordinate to anybody. और examples क्या हो जाएंगे, जैसे आपके मैंने बताया हाउसिंग बोर्ड एक एग्जाम्पल है, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड एक एग्जाम्पल है, इसके अलावा इलेक्ट्रिकल सप्लाई को लेकर जो भी बोर्ड्स बनाए जाए, कोई भी अर्बन मैनेजमेंट को लेकर जो बोर्ड्स बनाए जाते हैं या स्पेसिफिक बॉडीज को जिनको सेटअप किया जाता है, इन्हें हम कहते हैं स्पेशल पर्पस एजेंसीज, राइट. मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3. Which of the following are the 3 tiers of पंचायती राज. पंचायती राज आपको पता है भारत में 1992 में इसकी शुरुआत हुई विद द 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, राइट. और आप पाते हैं ये हम जो कमिटी है जिसकी रिकमेंडेशंस हमने ली हैं उसे कहते हैं बलवंत राय मेहता कमेटी. बलवंत राय मेहता कमेटी ने अपनी रिकमेंडेशन दी थी 1957 में, राइट. और ये कमेटी क्या बोलती है, ये कमेटी बोलती है कि भारत में 3 टियर का ग्राम पंचायत स्टैब्लिश करना, पंचायती राज स्टैब्लिश करना है. लेवल पे, लो लेवल पे सबसे पहले आता है ग्राम पंचायत, फिर आती है पंचायत समिति और फिर आता है जिला परिषद, राइट. इसका मतलब है ग्राम पंचायत कहाँ है, ये रहा हमारा ग्राम पंचायत, फिर पंचायत समिति और फिर जिला परिषद. 1 2 3 होगा. नगर पंचायत नहीं होता है. नगर पंचायत जो है एक जो आप बातें हैं म्यूनिसिपल बॉडी होती है. इसका मतलब है ये अर्बन बॉडी है, ये अर्बन एरियाज के लिए होती है, ग्रामीण एरिया में होती ही नहीं है. हमें क्या पूछा है, पंचायती राज जो कि गांव में होता है, और ये है एक अर्बन लोकल बॉडी है. तो नगर पंचायत तो किसी हाल में नहीं हो सकता. कुछ लोगों को ये पंचायत की वजह से कंफ्यूजन हुआ होगा. नगर पंचायत कैसे एरियाज के लिए होती है, ऐसे एरियाज जिनकी पॉपुलेशन जो है 10,000 से लेकर 25,000 के बीच में. कितनी है, 10,000 से लेकर 25,000 के बीच में, ठीक है. ओके, देन वी मूव टू क्वेश्चन नंबर 4. फर्स्ट इंडियन प्राइम मिनिस्टर टू रिजाइन फ्रॉम ऑफिस. ये आपका जो है ये पॉलिटिकल क्वेश्चन हमारी इंडियन पॉलिटिक्स से आता है. अटल बिहारी वाजपेयी. अटल बिहारी वाजपेयी एक्चुअली पहले नहीं थे, ठीक है. 90s में आप पाते हैं मोरारजी देसाई. मोरारजी देसाई वाज एक्चुअली दी फर्स्ट इंडियन प्रेसिडेंट. ये बात है 1979 की. आप पाते हैं कि मोरारजी देसाई जो है पर्टिकुलरली उन्हें रिजाइन करना पड़ता है क्योंकि वो अपना जो विश्वास है वो खो देते हैं. जो उस वक्त चौधरी चरण सिंह हुआ करते थे, चौधरी चरण सिंह एक मुख्य रीजन रहे इनके रेजिग्नेशन के पीछे. इसके अलावा पाते हैं चौधरी चरण सिंह, इवन राजनारायण, इन्होंने क्या किया था, राजनारायण ने भी अपना जो है सपोर्ट हटा लिया था. सो बिकॉज ऑफ राजनारायण एंड चौधरी चरण सिंह टेकिंग अवे द सपोर्ट, इसके बाद मोरारजी देसाई के पास क्या ऑप्शन बच गया था, जस्ट टू रिजाइन एंड नथिंग एल्स. क्योंकि आप पाते हैं आफ्टर इमरजेंसी वाज लिफ्टेड 1977 में पहली नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट बनी थी. ये भी आप चीज याद रखेंगे, राइट. इमरजेंसी जैसे अपलिफ्ट की जाती है 1977 में जनता पार्टी आई थी, अगर आपको याद हो, राइट. तो ये चीजें आप ध्यान रखेंगे. अगर आपको थोड़ा भी इंडियन पॉलिटी आता है, यू विल अंडरस्टैंड व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट, राइट. ओके, देन वी टॉक अबाउट द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 की अगर बात करें, इन इंडिया other than ensuring that public funds are used efficiently and for intended purpose, what is the importance of the officer of comptroller and auditor general? कैग जो एक इम्पॉर्टेंट बॉडी है भारत में ऑडिटिंग और अकाउंटिंग के लिए, किस लिए है ये, ऑडिटिंग और अकाउंटिंग का काम इन्हें करना होता है. और आर्टिकल जो है दैट इज आर्टिकल 148. आर्टिकल 148 के अंदर हमने सीएजी इस्टेब्लिश किया हुआ है भारत में, और इसका काम है मुख्य रूप से अकाउंटिंग ऑडिटिंग का काम करना, राइट. ये इंडिया में जो है करप्शन को और अदरवाइज भी ट्रांसपेरेंसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बॉडी है. ओके, क्या बात कर रहे हैं, ये हमें in India, other than ensuring that public funds are used efficiently, what is the importance of the office of the Comptroller and Auditor General? CAG exercises exchequer control on behalf of the Parliament when the President of India declares national emergency. Okay. CAG reports on the execution of projects and programs by the ministries are discussed by the Public Accounts Committee. बिल्कुल ठीक है बात. Information from CAG reports can be used by investigating agencies to press charge against those who have violated the law. बिल्कुल ठीक है, ये भी ठीक बात है. While dealing with the audit and accounting of government companies, CAG has certain judicial powers. Now ये जो चीज़ है judicial powers इसके पास नहीं होते हैं, तो 4 तो definitely नहीं होगा. तो 4 अगर हम हटा दें, 1A and D are anyway out of the window, right.
और हमें पता है कि 2 और 3 डेफिनेटली होंगे, तो ऑप्शन क्या आ गया हमारे पास, ऑप्शन सी। सीएजी जो है भारत में ट्रांसपेरेंसी के लिए और पब्लिक अकाउंट्स के यूजेज को कैसे एफिशिएंटली हमने करना है, पब्लिक फंड जो होता है बेसिकली पब्लिक मनी, उसको कैसे एफिशिएंटली यूज करना है, इसमें सीएजी प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। एस्टैब्लिश कौन से आर्टिकल से हुआ है, आर्टिकल 148, राइट, दैट इज योर क्वेश्चन। Then comes question number 6. The Prime Minister of India at the time of his her appointment need not necessarily be a member of one of the houses of the parliament but must become a member of one of the houses within 6 months. ठीक है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। देखिए प्राइम मिनिस्टर जो है हमारे भारत के, अगर आप प्राइम मिनिस्टर बनना चाहते हैं तो कोई आवश्यकता नहीं है कि जब तक आप पीएम नहीं बने हैं तब तक आपको मेंबर होना ही चाहिए। यू मे नॉट बी अ मेंबर, चलता है। आप पाएंगे जो फेमस एग्जांपल भारत में मिसेस इंदिरा गांधी का, सो व्हेन इंदिरा गांधी बिकेम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया शी वाज नॉट द मेंबर ऑफ आइदर हाउस, ना वो लोकसभा में थी ना वो राज्यसभा में थी। इवेंचुअली वो राज्यसभा की मेंबर बन जाती हैं और इस तरीके से वो मेंटेन कर लेती हैं इस कंडीशन को। आप लोकसभा के भी मेंबर बन जाओ चाहे आप राज्यसभा के मेंबर बन जाओ, 6 महीने के अंदर अंदर आपको कोई भी 2 सदन जो है हमारे पार्लियामेंट के संसद के 2 सदनों में से एक सदन का मेंबर आपको बनना होता है। एट द टाइम ऑफ बिकमिंग द प्राइम मिनिस्टर यू मे नॉट बी अ मेंबर बट विद इन 6 months यू हैव टू बिकम अ मेंबर, चाहे लोकसभा चाहे राज्यसभा, राइट। तो बिल्कुल you need not be a member, you need not be a member but you have to become a member within 6 months, right? Okay, now we move to the next question. जल्दी जल्दी करते हैं हम questions खत्म। That is question number 7. Question number 7 की अगर बात करें, with reference to the delimitation commission, consider the following statements. पहली बात तो delimitation commission होता क्या है? delimitation commission का काम होता है बाउंड्रीज ड्रॉ करना, इसीलिए इसका दूसरा नाम क्या है, इसको बाउंड्री कमीशन भी बोला जाता है। delimitation कमीशन को बाउंड्री कमीशन भी हम कहते हैं। बाउंड्री कमीशन कहते हैं क्योंकि बाउंड्रीज ड्रॉ करता है। किस प्रकार की बाउंड्रीज? इलेक्शन के पहले जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज बनाई जाती हैं एक देश में, उन सारी कॉन्स्टिट्यूएंसीज को ड्रॉ करने का काम होता है डिलिमिटेशन कमीशन का। द स्टेटमेंट्स आर द ऑर्डर्स ऑफ द डिलिमिटेशन कमीशन कैन नॉट बी चैलेंज्ड इन अ कोर्ट ऑफ लॉ। ठीक है, व्हेन द ऑर्डर्स ऑफ द डिलिमिटेशन कमीशन आर लेड बिफोर द लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली दे कैन नॉट अफेक्ट एनी मॉडिफिकेशन। बिल्कुल ठीक है, ना तो लोकसभा चेंज कर सकती है ना स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, जिसको हम हिंदी में विधानसभा कहते हैं। तो ना तो लोकसभा ना विधानसभा कोई भी इसके ऑर्डर्स को चेंज नहीं कर सकती। इसका ऑर्डर कभी भी कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता। बिकॉज सी अगर आपको फ्री और फेयर इलेक्शंस करवाने हैं विच इज द प्राइमरी गोल ऑफ अ डेमोक्रेसी, यू विल नीड an independent body like a delimitation commission. So बिल्कुल ये जो है आपकी एक important body सामने आती है। दोनों ही स्टेटमेंट जिसको लेकर बिल्कुल करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए बहुत आसानी से हम ऑप्शन सी मार्क कर देंगे, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which article of the Indian Constitution provides the right to constitutional remedies? ओके पहली बात तो आप ये समझ लीजिए, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज इज अ फंडामेंटल राइट, जिसको हिंदी में कहते हैं मूल अधिकार। क्या कहते हैं? मूल अधिकार। इट इज योर फंडामेंटल राइट्स। और भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स कहाँ मेंशन्ड है? दे आर मेंशन्ड इन पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आपसे पूछा है कि इनमें से कौन सा आर्टिकल जो है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडी प्रोवाइड करता है, तो ये हमारा है आर्टिकल 32। इनफैक्ट आर्टिकल 32 ही वो आर्टिकल है जिसकी वजह से हमें सारे फंडामेंटल राइट हमारे सेफ रहते हैं। इसीलिए आर्टिकल 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बोला था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने क्या बोला था इसको? ही हैड कॉल्ड इट, ही हैड नेम्ड इट द हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। उन्होंने क्या बोला इसको? हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये क्वेश्चन भी अगर डायरेक्ट आ जाए कि व्हाट इज नोन एज द हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, क्या बोलेंगे? आर्टिकल 32 which is your right to constitution remedies। and in total हमारे पास कितने फंडामेंटल राइट्स हैं? इंडिया में हमारे पास 6 फंडामेंटल राइट्स हैं। पहले कितने हुआ करते थे? 7। we also used to have right to property। अब क्या आपके पास राइट टू प्रॉपर्टी है? राइट टू प्रॉपर्टी तो है बट एज ए लीगल राइट अंडर आर्टिकल 300A, और अब ये आपका फंडामेंटल राइट नहीं है, राइट। ओके, विद दैट वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9। According to the Constitution of India, it is the duty of the President of India to cause to be laid before the Parliament which of the following? इनमें से कौन सी उसकी ड्यूटी में आता है?
द रिकमेंडेशन ऑफ द यूनियन फाइनेंस कमीशन, आपको पता ही है एक फाइनेंस यूनियन फाइनेंस कमीशन जो है उसके करता ही है उसकी रिपोर्ट को ले। द रिपोर्ट ऑफ द पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, देखिए पब्लिक अकाउंट्स कमेटी जो है इसको जज करने का काम है सीएजी का, और सीएजी की रिपोर्ट वो करता है पुट फॉरवर्ड, तो बी नहीं होगा, सी डेफिनेटली होगा। बी नहीं होगा मतलब 2 तो नहीं होगा, 2 हटते ही ऑप्शन बी एंड ऑप्शन डी आर आउट ऑफ द विंडो, और हमने देख लिया है 1 और 3 तो पक्का होगा, दैट मीन्स ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। However, we need to learn more, right? So why not read the next, the report of the National Commission or फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, तो बिल्कुल ये भी वो ले फॉरवर्ड करता है। सो ये तीनों ही रिपोर्ट्स यहाँ पर सही हैं, बट जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की रिपोर्ट है इसको तो सीएजी हैंडल कर लेता है ना, तो ये बिल्कुल नहीं आएगी, और 2 हटते ही आपके पास आ जाता है करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन सी, राइट। ओके, देन वी टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? अ डेडलॉक between the Lok Sabha and Rajya Sabha calls for a joint sitting of the parliament during the passage of, okay, तो यहाँ पूछा है हमें कि डेडलॉक की स्थिति में किस किस बिल पे डेडलॉक की स्थिति में जॉइंट सिटिंग बुलाई जा सकती है। देखिए पहले तो समझेंगे जॉइंट सिटिंग होती क्या। जॉइंट सिटिंग ये होती है, सो बेसिकली 2 सदन है पार्लियामेंट के, दी लोकसभा एंड दी राज्यसभा। मान लीजिए किसी बिल को लेकर लोकसभा और राज्यसभा के बीच में डिसएग्रीमेंट है, या फिर किसी एक पर्टिकुलर बिल को विच हैज बीन पास्ड बाय लोकसभा, राज्यसभा उस पर 6 महीने से ज्यादा कोई डिसीजन ही नहीं दे रही है, इसका मतलब अगेन एक डेडलॉक की स्थिति पैदा हो जाती है। डेडलॉक में प्रेसिडेंट क्या करता है? प्रेसिडेंट दोनों हाउसेस को साथ में बैठाता है और फिर उस बिल पर वोटिंग कराता है। अब प्रॉब्लम क्या है, आप पाते हैं लोकसभा की इस वक्त जो स्ट्रेंथ है वो कितनी है 543, और राज्यसभा की इस वक्त स्ट्रेंथ कितनी है 245, तो आप पा रहे हैं लोकसभा इज ऑलमोस्ट डबल ऑफ योर राज्यसभा। तो आप पाते हैं लोकसभा को एक अनड्यू एडवांटेज मिल जाता है, और वोटिंग में हमेशा वही होता है जो लोकसभा चाहती है। क्यों? क्योंकि उनकी पॉपुलेशन इज ऑलमोस्ट डबल ऑफ राज्यसभा, राइट। तो इसलिए क्या होता है, लोकसभा हमेशा जॉइंट सीटिंग में लोकसभा का पलड़ा हमेशा भारी रहता है, इसलिए कुछ बिल्स में मना कर दिया जाता है कि जॉइंट सीटिंग नहीं होगी। कौन से बिल है? कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल और मनी बिल। मुख्य रूप से 4 प्रकार के बिल होते हैं, एक ऑर्डिनरी, मनी बिल, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, और एक चौथी कैटेगरी होती है जिसको हम कहते हैं फाइनेंस बिल। क्या कहते हैं? फाइनेंस बिल, राइट। तो ये जो सारे बिल्स हैं इनमें आप पाते हैं ऑर्डिनरी लेजिस्लेचर में ही खाली जॉइंट सिटिंग बुलाई जाती है। इसका मतलब है कि हमें क्या पूछा है, विच ऑफ द a deadlock between Lok Sabha and Rajya Sabha calls for a joint sitting in during passage of which one? Only ordinary bill। इसका मतलब है only option A, right? क्योंकि सिर्फ और सिर्फ ordinary legislation में जॉइंट सिटिंग होती है, कभी भी मनी बिल में जॉइंट सिटिंग नहीं बैठती है, ना ही कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल में जॉइंट सिटिंग बैठती है, राइट। ओके, देन वी टॉक अबाउट द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग are among the fundamental duties of citizens laid down in the Indian Constitution। फंडामेंटल ड्यूटीज कौन से हैं इनमें से? टू प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ आर कंपोजिट कल्चर। कंपोजिट कल्चर बिल्कुल ठीक है, ये तो है ही है। टू प्रोटेक्ट द वीकर सेक्शन फ्रॉम सोशल इनजस्टिस, ऐसी कोई आपकी ड्यूटी नहीं है, ये ड्यूटी स्टेट की है, आपकी नहीं होती है, ठीक है। तो 2 तो नहीं होगा, 2 नहीं होगा तो ए और बी तो वैसे ही चले गए, राइट, और डी भी चला गया, तो सिंपल है, सीधा ही आपको आंसर मिल गया। बट आप पाते हैं और भी पढ़ लेते हैं, टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, बिल्कुल कि आपको किसी प्रकार की अंधविश्वास में और ये फजूल चीजों में नहीं पढ़ना है, आपको चीजों को साइंटिफिकली सीखना है, आपको लॉजिकली सीखना है विद रीजनिंग, ना कि अंधविश्वास में चले जाना है। टू स्ट्राइव टुवर्ड्स एक्सीलेंस इन ऑल स्फीयर्स ऑफ इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव एक्टिविटी, बिल्कुल ये दोनों सही है। बात करें फंडामेंटल ड्यूटीज की, तो भारत में फंडामेंटल ड्यूटीज कॉन्स्टिट्यूशन में आपकी मेंशन है पार्ट 4A में, और कितनी फंडामेंटल ड्यूटीज मेंशन्ड है? 11 फंडामेंटल ड्यूटीज। एक्चुअली हमने इंस्पायर हुई है, हम ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं थी, ये हमने यूएसएसआर से इंस्पिरेशन लेकर 1976 में ऐड की। कौन से वर्ष में ऐड की? 1976 में, राइट। ओके, नाउ वी मूव फॉरवर्ड एंड लेट्स सी, अगला क्वेश्चन है जुडिशरी से। व्हाइल अपॉइंटिंग से सुप्रीम कोर्ट की ऑटोनॉमी मेंटेन करने के लिए, सुप्रीम कोर्ट की ऑटोनॉमी मेंटेन करने के लिए क्या किया जाता है? While appointing the Supreme Court judges, the President of India has to consult the Chief Justice of India। बिल्कुल ठीक है, सही बात है ये तो। The Supreme Court judges can be removed by the Chief Justice of India only। Okay,
नाउ देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं है कि सिर्फ सीजीआई ही उनको हटा सकते हैं, बल्कि इनफैक्ट आपको पता है सीजीआई कोई रोल ही नहीं निभाते हैं। पूरे प्रॉपर उनका जो रिमूवल प्रोसेस होता है पार्लियामेंट में रिमूवल किया जाता है, जिसे हम इम्पीचमेंट प्रोसेस कहते हैं। और ये चीफ जस्टिस का तो कोई रोल ही नहीं होता है, ये तो बहुत ही एब्सर्ड स्टेटमेंट है। तो नंबर 2 तो बिल्कुल भी नहीं होगा, इसका मतलब डी तो कभी नहीं हो सकता। द सैलरीज ऑफ द जजेस आर चार्ज ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, बिल्कुल सही बात है। ये 3 प्रकार के फंड होते हैं भारत में, पब्लिक अकाउंट्स, कंसोलिडेटेड, कॉन्टिजेंसी फंड, और कंसोलिडेटेड फंड में से पैसे निकलते हैं। All appointments of officers and staff of Supreme Court are made by the government only after consulting CGI. Again, an absurd statement. CGI को कंसल्ट कर करके थोड़ी हम स्टाफ को अपॉइंट करते रहेंगे सुप्रीम कोर्ट में। तो इसका मतलब है हमारे पास करेक्ट स्टेटमेंट कौन से आ गए? 1 and 3 ओनली। सो सिर्फ 1 और 3 करेक्ट स्टेटमेंट्स हैं, 2 and 4 आर रॉन्ग। दैट मीन्स ऑप्शन ए विल बी दी करेक्ट ऑप्शन। इजी। ओके, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। Talk about question number 13. Question number 13 बोल रहा है the distribution of powers between the center and the states in the Indian Constitution is based on the scheme provided in the center और state के बीच में जो भी distribution of power है, ये एक बहुत important जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आता है 1919 में, जिसको हमने बोला था मॉन्टेग केल्सफोर्ड रिफॉर्म्स। इन्होंने क्या किया था? इन्होंने जो है डायरकी भी इंट्रोड्यूस करी थी भारत में, राइट? डायरकी भी इंट्रोड्यूस की और मल्टीपल लेवल्स पर पावर का डिस्ट्रीब्यूशन किया। इसके अलावा इन्होंने क्या किया था? इन्होंने लोकल गवर्नेंस को भी और ज्यादा फर्दर एम्फेसाइज किया था, जो थर्ड लेवल है इसको भी बहुत ज्यादा एम्फेसाइज किया था। तो बिल्कुल मॉन्टेग केल्सफोर्ड रिफॉर्म्स जो एक्ट है उस पर आती है, राइट? मगर आप पाएंगे कि अल्टीमेटली इसको भी आगे फर्दर कैरी ऑन किया था किसने? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ने। इसने फर्दर जो है सेंटर स्टेट्स को और भी क्लियरली बताया था। ऐसे देखिए सेंटर स्टेट में 1909 का भी एक इंपॉर्टेंट रोल है। मॉर्लेमेंटो रिफॉर्म, जिन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट्स को लेकर जो कम्युनल इनिशिएटिव्स लिए गए थे, राइट? सो इवेंचुअली हम फिर करेक्ट किसको करेंगे? ऑप्शन सी को, दैट इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। हालांकि रोल इसने भी प्ले किया, इसने भी प्ले किया, बट जो करंट स्कीम है जो हमने सेंटर स्टेट रिलेशंस के लिए हुई है, वो हमने कहाँ से ली हुई है? वो हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से ली है। इजी। Okay, then we talk about question number 14. In the Parliament of India, the purpose of an adjournment motion. Now, adjournment motion क्या है? It is an extraordinary parliamentary device. Extraordinary parliamentary device क्या होता है? Extraordinary parliamentary device का मतलब है कि नॉर्मल जो हाउस की कार्रवाई होती है उसको ये बंद करने की क्षमता रखता है, राइट? दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पार्लियामेंट्री डिवाइस। एडजर्नमेंट मोशन टू अलाउ अ डिस्कशन ऑन डिफाइनाइट मैटर ऑफ अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस। बिल्कुल एडजर्न करना, ठीक है? जनरली क्या होता है, अगर किसी चीज पर मान लीजिए कोई डिस्कशन चल रहा है, कोई अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस का मैटर होता है, तो हम क्या करते हैं? हम हाउस में एक एडजर्नमेंट मोशन लाते हैं। इसका मतलब है करंटली द हाउस स्टैंड्स एडजर्न्ड, और जो भी जो नेक्स्ट मुद्दा होता है उसको ले लिया जाता है, विच इज ऑफन एन इशू ऑफ अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस। बिल्कुल पढ़ते ही आपको आंसर पता लग जाएगा। आपको हमेशा ऑल्सो ऑलवेज रिमेंबर एडजर्नमेंट मोशन कैन ओनली बी स्टार्टेड इन लोकसभा, इट कैन बी यूज्ड ओनली इन लोकसभा, राइट? ये चीज आपको बहुत इंपॉर्टेंट है ध्यान में रखने। इट इज एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी पार्लियामेंट्री डिवाइस यूज्ड टू bring attention to a matter of urgent public importance and can be introduced only in Lok Sabha, right? Okay, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, that is question number 15. 15 की अगर बात करें, consider the following provisions under the directive principles of state policy. इसमें कौन से विच ऑफ द अबव आर गांधीयन प्रिंसिपल? तो गांधी जी की बात करते हैं। सिक्योरिंग फॉर सिटीजंस ऑफ इंडिया यूनिफॉर्म सिविल कोड। नाउ यूनिफॉर्म सिविल कोड की गांधी जी ने कभी नहीं बात की थी। यस, इट इज अ डीपीएसपी और इसका आर्टिकल क्या है? आर्टिकल 44, राइट? आजकल काफी बात हो रही है, उत्तराखंड में रिसेंटली आर्टिकल 44 के अंडर यूनिफॉर्म सिविल कोड भी लगाया गया है, सो करंट अफेयर्स में भी इंपॉर्टेंट है। और ऑर्गेनाइजिंग विलेज पंचायत, ये आर्टिकल 40 आपका वेरी इंपॉर्टेंट। ये तो गांधीयन प्रिंसिपल है ही है, सबसे इंपॉर्टेंट जो गांधीयन प्रिंसिपल है वो यही है, अगर यही नहीं होगा तो क्या ही होगा। नेक्स्ट इज प्रमोटिंग कॉटेज इंडस्ट्रीज इन रूरल एरियाज। बिल्कुल कॉटेज इंडस्ट्रीज, रूरल जो एलिमेंट्स हैं वो सब गांधी जी के ही हैं, ठीक है? 2 and 3 बिल्कुल है। सिक्योरिंग फॉर ऑल द वर्कर्स रीजनेबल लेजर एंड कल्चरल अपॉर्चुनिटीज, ऐसा कोई डीपीएसपी नहीं है गांधीयन प्रिंसिपल का। सो 2 and 3 ये दोनों ही जो है
आपकी बन जाएंगे इंपॉर्टेंट डीपीएसपी। डीपीएसपी में शायद बता भी चुकी हूँ, दे आर मेंशन्ड इन पार्ट 4 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, राइट। इनको डायरेक्शंस या इंस्ट्रक्शंस के रूप में समझा जाता है। दे आर द इंस्ट्रक्शंस फॉर द स्टेट फॉर हेल्दी पब्लिक पॉलिसी मेकिंग इन इंडिया, राइट। ओके, चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 16। कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, यूनियन टेरिटरीज आर नॉट रिप्रेजेंटेड इन दी राज्यसभा, ठीक है। यूनियन टेरिटरीज राज्यसभा में रिप्रेजेंट नहीं की जाती हैं। यूनियन टेरिटरीज ऐसा कुछ भी नहीं है, बिल्कुल राज्यसभा में जो है आप पाते हैं आउट ऑफ 250 जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ है, उसमें से जो 238 इलेक्टेड मेंबर्स हैं, उन 238 में से वी हैव मेंबर्स फ्रॉम स्टेट्स, ऑल्सो मेंबर्स फ्रॉम द यूनियन टेरिटरीज। तो ऐसा तो कुछ भी नहीं है, पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल ही गलत है। It is within the purview of the Chief Election Commissioner to adjudicate the election disputes. All right. चीफ इलेक्शन कमिश्नर के उसमें डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का तो कोई काम नहीं होता है, उसका काम है खाली इलेक्शन करवाना। डिस्प्यूट अगर कुछ हो रही है, इलेक्शन डिस्प्यूट, तो ये काम सुप्रीम कोर्ट का होता है, तो ये भी स्टेटमेंट गलत ही होगा। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, द पार्लियामेंट कंसिस्ट्स ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा ओनली। ये आपको सही लग रहा होगा, आई नो, बट दिस इज रॉन्ग। व्हाई? क्योंकि भारत में पार्लियामेंट को लेकर एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है जो आपको पता होना चाहिए। पार्लियामेंट आर्टिकल 79 बोलता है कि इंडियन पार्लियामेंट के 3 पार्ट्स हैं। कौन से? लोकसभा, उसके बाद राज्यसभा और उसके बाद प्रेसिडेंट। लोकसभा, राज्यसभा एंड दी प्रेसिडेंट। अगर लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट की बात करें, क्योंकि बिल अगर लोकसभा में पास हुआ फिर राज्यसभा के पास जाता है, राज्यसभा में पास हुआ फिर प्रेसिडेंट के पास नहीं जाता है साइन करने के लिए। जब तक प्रेसिडेंट साइन नहीं करता है, लॉ मेकिंग कंप्लीट ही नहीं होती है। दैट मीन्स प्रेसिडेंट इज एन इम्पॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ द पार्लियामेंट। ऑल्दो उसको बेचारे को कोई सुन नहीं रहा है, प्रेसिडेंट को कोई मान ही नहीं रहा है पार्लियामेंट का पार्ट, राइट। मगर लोकसभा राज्यसभा के साथ प्रेसिडेंट इज ऑल्सो एन इक्वली इंपॉर्टेंट पार्ट। सो ऑफकोर्स कोई गलत हो ना हो सेंटेंस, नंबर 3 तो कभी सही नहीं हो सकता। ऑल 3 आर इनकरेक्ट, दैट मीन्स नन। हमें क्या पूछा था? करेक्ट स्टेटमेंट। नन ऑफ देम इज करेक्ट, राइट। ओके, अब चलते हैं आगे, पढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। रिगार्डिंग द ऑफिस ऑफ द लोकसभा स्पीकर, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ठीक है, he or she holds the office during the pleasure of the president। ऐसा कुछ नहीं है। pleasure of the president से लोकसभा स्पीकर का कोई कनेक्शन नहीं है। लोकसभा स्पीकर एक अपने आप में एक जगह है, एक इंपॉर्टेंट पोजीशन है बल्कि, ठीक है, और उसका प्रेसिडेंट से लेना देना बिल्कुल भी नहीं है। तो पहला स्टेटमेंट तो इनकरेक्ट है, ठीक। तो 1 2 3 नहीं होगा और 1 and 2 भी नहीं होगा। सेकंड क्या है? he she need not be a member of the house at the time of his election। no, he has to be a member, he needs to be a member। that means नंबर 2 भी गलत ही है और नंबर 1 भी गलत ही है। थर्ड क्या है? if he or she intends to resign, the letter of his or resignation has to be addressed to the deputy speaker। ठीक है, ये बात ठीक है, इसलिए हम क्या करेंगे? बी, लोकसभा के स्पीकर। इसीलिए आप पाते हैं लोकसभा के स्पीकर ये हो गए, और राज्यसभा के जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है उनको हम कहते हैं चेयरमैन। और ये जो इनके राज्यसभा के चेयरमैन हैं, ये ऑल्सो होते हैं एट द सेम टाइम दी वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अभी जैसे हैं सर जगदीप धनखड़, और लोकसभा के स्पीकर कौन है? आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट श्री ओम बिरला जी। ठीक है, तो आपको ये पता होनी चाहिए अभी जो करंट अपॉइंटमेंट्स है। ओके, देन वी टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 18। 18 की अगर बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इन द ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन। सुप्रीम कोर्ट जो है, अगर आप पाते हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज एस्टैब्लिश अंडर आर्टिकल 124। कौन सा आर्टिकल? 124 एस्टैब्लिश करता है सुप्रीम कोर्ट इन इंडिया। ये जो सुप्रीम कोर्ट है, इसके कुछ अलग अलग ज्यूरिसडिक्शन है। जैसे इसका ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन होता है, रिट ज्यूरिसडिक्शन होता है, अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन होता है। इसमें जो ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन है, इसका मतलब क्या है कि सुप्रीम कोर्ट है क्यों, ओरिजिनली इसका काम क्या है, मेन काम क्या है? मेन काम है इसका कुछ डिस्प्यूट सेटल करने बिटवीन यूनियन एंड सेंटर, बिटवीन डिफरेंट स्टेट्स ऑफ इंडिया, या फिर इन अ ट्रायंगुलर सिचुएशन जो अगर देखते हैं यहाँ मेंशन है क्या, अ डिस्प्यूट बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड 1 और मोर स्टेट्स। बिल्कुल, ये ओरिजिनल काम सुप्रीम कोर्ट का यही है, ठीक। अ डिस्प्यूट रिगार्डिंग द इलेक्शन टू आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट और दैट ऑफ अ लेजिस्लेचर ऑफ अ स्टेट। नाउ इलेक्शन वाले डिस्प्यूट इसका ओरिजिनल काम नहीं है, ठीक है। अ डिस्प्यूट बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड अ यूनियन टेरिटरी, ठीक है। अ डिस्प्यूट बिटवीन
टू और मोर स्टेट्स, बट ये यूनियन टेरिटरी, स्टेट नहीं है। अ डिस्प्यूट बिटवीन टू और मोर स्टेट्स, बिल्कुल, तो इसका मतलब है 1 and 4। तो ओरिजिनली इसके काम क्या है, ये दोनों इसके काम नहीं है, करता है मगर ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन में नहीं आता। सुप्रीम कोर्ट ऐसे तो अपील भी सुनता ही है ना, मगर वो ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन में नहीं आता है, ठीक है। ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन में बस यही है कि आपको डिस्प्यूट सेटलमेंट करना है यूनियन या स्टेट के बीच में, या फिर दो और या उससे ज्यादा स्टेट्स के बीच में। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, आर्टिकल दैट इज क्वेश्चन नंबर 19। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर द प्रिंसिपल फीचर्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। ओके, इंट्रोडक्शन ऑफ डायर की अभी हमने ऊपर पढ़ा था, बिल्कुल इंट्रोडक्शन ऑफ डायर की हुई थी। इंट्रोडक्शन ऑफ सेपरेट कम्युनल इलेक्टोरेट ये नहीं हुआ था, ये भी मैंने आपको अभी अभी बताया था। ये कहाँ हुआ है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909, जिसको मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स, फाइन। तो ये बिल्कुल नहीं हुआ था, तो 2 तो बिल्कुल नहीं होगा, इसको हटा दो, इसको हटा दो। डिवोल्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव अथॉरिटी बाय द सेंटर टू द प्रोविंसेस, बिल्कुल ये डिसीजन लिया गया था, इसीलिए सेंटर स्टेट के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ऑप्शन सी 1 and 3 विल बी दी करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 20। Which of the following special powers have been conferred on the Rajya Sabha by Constitution of India? पूछा है स्पेशल पावर राज्यसभा का बताओ, टू चेंज द एग्जिस्टिंग टेरिटरी ऑफ अ स्टेट एंड टू चेंज द नेम्स ऑफ द स्टेट। ये ठीक है, मगर स्पेशल पावर ऐसा कुछ भी नहीं है। टू पास अ रेजोल्यूशन एम्पावरिंग द पार्लियामेंट टू मेक लॉज इन द स्टेट लिस्ट एंड टू क्रिएट वन और मोर ऑल इंडिया सर्विस, ये बिल्कुल ठीक है। देखिए, जो आर्टिकल 312 के अंदर जितनी भी ऑल इंडिया सर्विस क्या होती है, जैसे आपकी आईएएस सर्विसेज है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, या आपकी आईपीएस सर्विस है, इंडियन पुलिस सर्विस, इन अगर ऐसी कोई सर्विस है, इनको क्रिएट करना है तो उसके लिए राज्यसभा नीड्स टू पास द रेजोल्यूशन बाय 2/3 मेजोरिटी। क्यों, क्योंकि ऑल इंडिया सर्विस के जो लोग होते हैं काम तो राज्यों में ही करते हैं ना। मान लीजिए एक सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस है, तो वो केंद्र के कर्मचारी, मगर काम तो राज्य में ही करते हैं, इसलिए बहुत जरूरी है कि राज्यसभा सहमत हो। तो स्पेशल पावर है ये हमारी राज्यसभा का, ठीक है। तो बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है ये हमारा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 21. Which of the following provisions of the Constitution of India have a bearing on education? Okay. शिक्षा से संबंधित कौन से हैं इन सभी में से? शिक्षा का संबंध हमें देखना है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, बिल्कुल आर्टिकल 45 जो है इसका सब्जेक्ट मैटर चेंज किया गया था बाय द 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जिसमें बोला गया है कि कोई भी व्यक्ति जिसकी उम्र जो है 6 से 14 वर्ष के बीच में है उसको कंपल्सरी एजुकेशन मिलना चाहिए। रूरल एंड अर्बन लोकल बॉडीज, बिल्कुल इसमें जो है एजुकेशन जो 11th एंड 12th शेड्यूल जो है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, तो उसमें एजुकेशन एक इंपॉर्टेंट पार्ट आ जाता है। 5th शेड्यूल में भी जो शेड्यूल्ड एरियाज हैं, 6th शेड्यूल में भी शेड्यूल्ड एरियाज हैं, वहां पर भी उनके एजुकेशनल डेवलपमेंट को लेकर कुछ बातें कही गई हैं, कुछ क्लॉजेज हैं, तो ये भी आ जाएंगे। 7th शेड्यूल आपको पता ही है, एजुकेशन जो है हमने कॉन्करेंट लिस्ट में डाला हुआ है। 7th शेड्यूल के अंदर हमारे पास 3 लिस्ट है, यूनियन, स्टेट, कॉन्करेंट, और इसमें आप पाते हैं एजुकेशन इज इन कॉन्करेंट। तो आप पाते हैं इन सभी में एक्चुअली एजुकेशन की का मेंशन किया हुआ है। भारत में हालांकि एजुकेशन की स्थिति जैसे भी है, आप पाते हैं इन सभी का संबंध जो है राइट टू एजुकेशन से है। तो क्या हमारे पास बिल्कुल ऑप्शन है, ऑप्शन डी विल बी दी करेक्ट ऑप्शन, राइट। ओके, चलो चलते हैं आगे फटाफट। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं हमें कहाँ से आया है। Which of the following is are among the noticeable features of recommendation of the 13th Finance Commission? 13th Finance Commission is one of the most famous commissions so far, क्योंकि उसने एक लैंडमार्क चेंज किया जो था हमारा जीएसटी, टैक्सेशन को काफी तरीके से काफी हद तक चेंज कर दिया, जो गुड्स एंड सर्विस टैक्स लगाई गई थी। 13th Finance Commission की बात करते हैं। A design for the goods and service tax and a compensation package linked to adherence to the proposed design, बिल्कुल। A design for the creation of lakhs of jobs in the next 10 years in consonance with India's demographic dividend, ये नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जॉब क्रिएशन ठीक है, हर फाइनेंस कमीशन का ही एक एम रहेगा, वो तो इंडिया में एक ओवरऑल ब्रॉडर एम है, मगर पर्टिकुलरली 13th फाइनेंस कमीशन में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ था। मेनली ये टैक्स रिलेटेड ही इन्होंने काम किया, तो नंबर 2 नहीं होगा। नंबर 2 अगर नहीं होगा तो बी और डी तो बिल्कुल नहीं होगा।
डिवोल्यूशन ऑफ अ स्पेसिफाइड शेयर ऑफ सेंट्रल टैक्सेस टू लोकल बॉडीज एज ग्रांट्स, ठीक है। सो 1 and 3 हम मान लेते हैं। ऑप्शन सी जो है 13 फाइनेंस कमीशन के अराउंड करेक्ट है। जो फाइनेंस कमीशन हैं इनको हमेशा याद रखेंगे, फाइनेंस कमीशन अंडर आर्टिकल 280 हम मेंशन करते हैं, ध्यान रखेंगे इस बात का, राइट। ओके, वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन देन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 की अगर बात करें, क्वेश्चन नंबर 23 बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मेथड्स ऑफ पार्लियामेंट्री कंट्रोल ओवर पब्लिक फाइनेंस। पार्लियामेंट कंट्रोल करता है पब्लिक मनी को, आप सभी को पता है, उसको गार्जियन ऑफ द पब्लिक पर्स भी हम कहते हैं। इसीलिए प्लेसिंग एंड एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बिफोर द पार्लियामेंट, बिल्कुल आपका जो बजट जिसको हम कहते हैं इसी को एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहा जाता है। विड्रॉल ऑफ मनी फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया ओनली आफ्टर द पासिंग द अप्रोप्रिएशन बिल, एक बिल लगता है अगर आपको कंसोलिडेटेड फंड से, ठीक है, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। प्रोविजंस ऑफ सप्लीमेंट्री ग्रांट्स एंड वोट ऑन अकाउंट, ये भी ठीक है। अ पीरियोडिक और एटलीस्ट अ मिड ईयर रिव्यू ऑफ प्रोग्राम बाय द ऑफ द गवर्नमेंट अगेंस्ट मैक्रो इकोनॉमिक फॉरकास्ट, ऐसा कुछ नहीं है कि मिड ईयर रिव्यू कीजिए, कभी भी किया जा सकता है वो रिव्यू थ्रू आउट द ईयर, हमारी कमिटीज होती हैं जो बैठती हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि मिड ईयर कुछ रिव्यू। तो नंबर 4 तो गलत ही है। और देखिए ध्यान लगाइए, नंबर 4 अगर हट गया, ये भी चला गया, ये भी और ये भी, बच गया आपका 1 2 3 and 5। 5 क्या है? इंट्रोड्यूसिंग फाइनेंस बिल इन द पार्लियामेंट। ऑफ कोर्स दैट इज द वे। फाइनेंस बिल दो प्रकार के होते हैं, फाइनेंस बिल कैटेगरी 1 एंड फाइनेंस बिल कैटेगरी 2। ये जो है दे आर सिमिलर टू मनी बिल्स। ये किसके सिमिलर होंगे? दे आर सिमिलर टू मनी बिल्स एंड दीज आर सिमिलर टू ऑर्डिनरी बिल्स। इनका जो पासेज होता है पार्लियामेंट में वो काफी सिमिलर होता है ऑर्डिनरी बिल्स के साथ, ठीक है। ये है आपके क्वेश्चन का। तो आंसर क्या हो गया हमारा? हमारा आंसर इसका हो गया ऑप्शन ए। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 के पास। What will follow if a money bill is substantially amended by the Rajya Sabha? देखिए, मनी बिल कैन ओनली बी इंट्रोड्यूस्ड इन लोकसभा, पहली बात। मनी बिल कैन ओनली बी इंट्रोड्यूस्ड इन लोकसभा। दूसरी बात, मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड ओनली आफ्टर टेकिंग द परमिशन ऑफ द प्रेसिडेंट एंड इट कैन बी इंट्रोड्यूस्ड ओनली बाय अ मिनिस्टर, राइट। इसका मतलब है लोकसभा में ही खाली अगर इंट्रोड्यूस हो रहा है, लोकसभा के पास स्पेशल पावर्स मिलते हैं मनी बिल के चलते, और राज्यसभा के पास बहुत ही कम पावर होते हैं, ठीक। तो इन्होंने क्या बोला है कि द लोकसभा में स्टिल प्रोसीड विद द बिल एक्सेप्टिंग और नॉट एक्सेप्टिंग द रिकमेंडेशन। बिल्कुल यही होता है। अगर एक बिल लोकसभा से मनी बिल, अगर एक मनी बिल लोकसभा से राज्यसभा में चला गया, या तो राज्यसभा पास कर दे, अगर पास नहीं कर रही है तो बिल वापस भेज दे लोकसभा में, ठीक है। अगर लोकसभा को पसंद आए चेंजेस तो ठीक है, नहीं आए तो भी ठीक है, लोकसभा कैन सेंड द सेम बिल टू राज्यसभा अगेन, और विद इन 14 डेज अब राज्यसभा को उसको पास करना ही पड़ता है। अगर विद इन 14 डेज आपने पास नहीं किया तो मान लिया जाता है कि राज्यसभा ने बिल पास कर दिया है। तो यू सी लोकसभा हैज वेरी लिमिटेड पार्ट्स। ओके, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट? करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना है हमें इसमें से। क्वेश्चन नंबर 25। पहला है, इन इंडिया द सेम पर्सन कैन नॉट बी अपॉइंटेड एज गवर्नर फॉर 2 और मोर स्टेट्स। ऐसा कुछ भी नहीं है। इंडिया में बिल्कुल बहुत आसानी से 2 अलग अलग स्टेट्स के गवर्नर रह सकते हैं लोग। जैसे एक फेमस एग्जांपल अगर आपको दें, एक देवानंद करके एक गवर्नर हुआ करते थे। ही सर्व्ड एज अ गवर्नर ऑफ बिहार, आल्सो एज अ गवर्नर ऑफ वेस्ट बंगाल। देन देयर वाज अ लेडी मिसेस प्रभा राव, तो उन्होंने भी राजस्थान एंड आई थिंक गुजरात के साथ उन्होंने टाइमली एक पॉइंट पे दोनों के गवर्नर उन्होंने सर्व किया था, ठीक। तो ऐसा कुछ भी रूल नहीं है, बहुत ही गलत स्टेटमेंट है। द जजेस ऑफ हाई कोर्ट एंड स्टेट इन इंडिया आर अपॉइंटेड बाय द गवर्नर ऑफ द स्टेट जस्ट एज द जजेस of the Supreme Court are appointed by the President. Okay, the judges of the High Court of the state in India are appointed by the Governor. ऐसा कुछ भी नहीं है, करता तो इनको भी प्रेसिडेंट ही है। जजेस को कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। तो ये स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट है। तो हमारा स्टेटमेंट बी भी इनकरेक्ट। नो प्रोसीजर हैज बीन लेड डाउन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फॉर द रिमूवल ऑफ अ गवर्नर। ये ठीक बात कह रहे हैं, बिल्कुल। देयर इज नो प्रोसीजर लेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द रिमूवल ऑफ द गवर्नर। In the case of a union territory having a legislative setup, the chief minister appointed by lieutenant governor, ऐसा कहाँ
ये कब से हो गया? चीफ मिनिस्टर एलजी कैसे अपॉइंट कर देंगे? चीफ मिनिस्टर को भी प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करते हैं, याद रखिएगा ये चीज। तो ये दो चीजें आप अलग से नोट करके रखेंगे बियॉन्ड दिस क्वेश्चन। 10 और क्वेश्चन बचे हैं, फटाफट करते हैं खत्म इन्हें। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अगर बात करें, एन अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैन बी इनिशिएटेड बाय एन इंट्रोडक्शन ऑफ अ बिल इन द लोकसभा ओनली। कॉन्स्टिट्यूशन को अगर चेंज करना है, आप बिल दोनों हाउसेज में इंट्रोड्यूस कर सकते हो। तो ये जो ओनली लगाया है ये गड़बड़ कर गया, इसलिए स्टेटमेंट कैसा हो जाएगा? इनकरेक्ट। इफ सच एन अमेंडमेंट सीक्स टू मेक चेंजेस इन द फेडरल कैरेक्टर, the amendment also requires to be ratified by all the states of India। all the states नहीं होता है, क्या होता है? half the states of India। इसका मतलब अभी इंडिया में कितने स्टेट्स हैं? 28। तो 28 का हाफ कितना हो जाएगा? 14 स्टेट्स। सो इसका मतलब है ऑल नहीं, हाफ स्टेट्स का चाहिए होता है। तो दूसरा भी स्टेटमेंट बिल्कुल गलत हो जाएगा। ठीक, तो दोनों ही गलत है। हमें क्या पूछा? करेक्ट पूछा है, नाइदर वन नॉर टू। वेरी वेरी सिंपल, राइट? ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। 27 क्वेश्चंस। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। The Attorney General of India can take part in the proceedings of the Lok Sabha। बिल्कुल। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन होते हैं? ही इज द हाईएस्ट लॉ मेकिंग ऑफिसर। ये कौन होते हैं? हाईएस्ट लॉ मेकिंग ऑफिसर होते हैं इन इंडिया। हाईएस्ट लॉ मेकिंग ऑफिसर। इनके जो इमीडिएट नेक्स्ट होते हैं उनको बोला जाता है सॉलिसिटर जनरल। क्या कहते हैं उनको? सॉलिसिटर जनरल। ही इज द सेकंड हाईएस्ट लॉ मेकिंग ऑफिसर इन इंडिया। बी अ मेंबर ऑफ अ कमिटी ऑफ द लोकसभा। हाँ, हो सकते हैं वो। स्पीक इन द लोकसभा, बिल्कुल बोल तो सकते ही हैं। वोट इन द लोकसभा, वोट नहीं कर सकते हैं। ये गड़बड़ हो गई यहाँ पे। मतलब 1 2 3 करेक्ट है, इसलिए ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। एंड फोर्थ वन, वो वोट नहीं करते हैं। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कभी वोट नहीं करते हैं। ठीक है, ओके, आगे चलें। विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडीज डज नॉट फाइंड मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। इसका मतलब है कि हमको कैसी बॉडीज देखनी है? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज देखनी है। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, हालांकि अब तो ये हटा दिया गया है तो इसका कोई पॉइंट नहीं है। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल भी नहीं मेंशन्ड है, प्लानिंग कमीशन भी मेंशन्ड तो नहीं है, जोनल काउंसिल भी मेंशन नहीं है, तीनों ही नहीं है ये। तो हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। देखिए, हमारी पॉलिटी में इंपॉर्टेंट सिलेबस में एक इंपॉर्टेंट यूनिट आती है नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज कौन सी होती हैं? जिनका कॉन्स्टिट्यूशन में किसी प्रकार से कोई मेंशन नहीं है, जिनको कहते हैं नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। जैसे हमारी आती है सीबीआई, ठीक है, इसके अलावा जो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन है, ये सारी बॉडीज जो हैं ये कहीं पर भी कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड नहीं है। तो इन बॉडीज को हम क्या कहते हैं? नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। जैसे और एग्जांपल आपके एज आई सेड सीबीआई है, सीवीसी है, तो और ये सारी बॉडीज भी हैं। दे आर नॉट मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। ऑप्शन विल बी ऑप्शन डी। बात करते हैं आगे 29। The Parliament can make any law for whole or any part of India for implementing international treaty। कर सकता है बिल्कुल। With the consent of all the states। नहीं, कंसेंट कुछ नहीं चाहिए। अगर इंटरनेशनल ट्रीटी है तो हमारे पास एक आर्टिकल आता है, आर्टिकल 253। ठीक, आर्टिकल 253। किसी स्टेट की कोई कंसेंट नहीं चाहिए, पार्लियामेंट सीधा लॉ बना सकता है किसी भी स्टेट लिस्ट में जाके। अगर इंटरनेशनल ट्रीटी की बात हो, मान लीजिए भारत जो है बांग्लादेश के साथ एक ट्रीटी साइन करे, जहां पर बांग्लादेश जो बॉर्डर लगता है भारत का वेस्ट बंगाल का, वहां कुछ चेंजेस करने हैं। अब वेस्ट बंगाल की सरकार तो बोलेगी नहीं, हम तो नहीं करने देंगे चेंज। तो हम क्या बांग्लादेश को जाकर ये बोलेंगे कि देखिए हमारी राज्य सरकार नहीं मान रही है, इसलिए हम इस इंटरनेशनल ट्रीटी का अब कुछ लेना देना नहीं है। ठीक है, अब इससे क्या होगा? इंडिया की ग्लोबल इमेज खराब होती है। तो अगर कोई इंटरनेशनल ट्रीटी की बात आ जाए तब पार्लियामेंट के पास बहुत पावर आ जाते हैं और पार्लियामेंट किसी भी राज्य सरकार में कोई भी लॉ में चेंज कर सकता है। इसका मतलब है विद द कंसेंट ऑफ द मेजोरिटी ऑफ स्टेट। ऐसा भी नहीं है, कंसेंट तो चाहिए ही नहीं, विदाउट द कंसेंट। विद द कंसेंट रॉन्ग, सबके सब। विदाउट द कंसेंट, कोई कंसेंट नहीं चाहिए। ठीक है, तो अगर इंटरनेशनल ट्रीटी की बात आ जाए, कॉन्सेंट वॉन्सेंट कुछ नहीं है, फिर उसके बाद में सीधा जाकर वो स्टेट लिस्ट में लॉज बनाएगा। चलो नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की। 30 क्या है? इकोनॉमिक जस्टिस। इकोनॉमिक जस्टिस, द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन as one of the Indian principles provided in the preamble। preamble में तो सीधा सीधा ही लिखा है,
प्रियम्बल में कुछ क्वालिटीज लिखी हैं, वो हैं जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी। और हमेशा याद रखिएगा, इनका ऑर्डर याद रखना है आपको इसी ढंग में कि प्रेम्बल में सबसे पहले जस्टिस की बात होती है, फिर लिबर्टी की, फिर इक्वालिटी की, फिर फ्रेटर्निटी की। ऑर्डर याद रखना बहुत जरूरी है। अब देखिए, क्या आप रट्टा मानेंगे? नहीं, इसीलिए काम आती हैं छोटी मोटी ट्रिक्स। ट्रिक्स कैसी? जैसे इसको अगर ऑर्डर में याद रखना है, इसके लिए एक सेंटेंस याद रखिए, जस्टिन लाइक्ड ईवा फॉरएवर। इससे क्या मतलब हुआ? जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी। आपको ये सेंटेंस इसी ऑर्डर में याद रखना है। जस्टिन लाइक्ड ईवा फॉरएवर, राइट। इससे क्या याद रखेंगे हम? जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, राइट, इजी। सो कई बार क्या होता है, ऑर्डर पर भी क्वेश्चन आता है कि पहले जस्टिस मेंशन्ड है प्रियम्बल में, या लिबर्टी है, या इक्वालिटी है। सिंपल, मेक योर लाइफ इजी, राइट। ओके, तो यहाँ अगर हम देखें ऑप्शंस में, तो इकोनॉमिक जस्टिस प्रियम्बल में तो मेंशन है ही है, साथ में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में भी मेंशन है, बिकॉज राइट टू लाइवलीहुड, इक्वल वेजेस फॉर इक्वल वर्क, ये क्या है? इकोनॉमिक जस्टिस ही है, राइट। तो ये दोनों जो है प्रियम्बल और डीपीएसपी, बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। और इसको बिल्कुल याद रखेंगे, प्रियम्बल याद होना चाहिए आपको, अक्सर क्वेश्चन आते हैं प्रियम्बल में से। प्रियम्बल में कुल मिला के 72 वर्ड्स हैं, ठीक है। अब सारा रट्टा भी मारा जा सकता है और टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ थोड़ा इजीली भी याद किया जा सकता है। Choice is yours. Okay, then we talk about the next question, that is question number 31. According to the Constitution of India, which of the following are fundamental for the governance of the country? फंडामेंटल है तो ये तो सारे ही फंडामेंटल हैं, बट हमको क्या चूज करना है? दी मोस्ट करेक्ट ऑप्शन। मोस्ट करेक्ट है हमारा ऑप्शन डी, फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटी, राइट। फंडामेंटल राइट कहाँ मेंशन्ड है? दे आर मेंशन्ड इन पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और ये कहाँ मेंशन्ड है? दे आर मेंशन्ड इन आर्टिकल 51A पार्ट 4A, राइट। तो ये बिल्कुल, ये दोनों ही फंडामेंटल हैं। ऑप्शन डी विल बी दी करेक्ट ऑप्शन। फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की। चलो, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द पार्लियामेंट्री कमिटी ऑन पब्लिक अकाउंट्स कंसिस्ट ऑफ नॉट मोर देन 25 मेंबर्स। 25 मेंबर्स नहीं होते हैं, इसमें 22 मेंबर होते हैं। कितने मेंबर होते हैं? 22, ठीक है। तो ये तो गलत लिख दिया इन्होंने, लोकसभा और राज्यसभा दोनों के ही मेंबर्स होते हैं, याद रखिएगा। इट स्क्रूटिनाइजेस द अप्रोप्रिएशन फाइनेंस अकाउंट्स ऑफ द गवर्नमेंट। ओके, ठीक है, ये तो बिल्कुल सही बात है, स्क्रूटिनी तो करता ही है। एग्जामिन्स द रिपोर्ट ऑफ कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, ठीक है, ये भी ठीक है। इसका मतलब 2 और 3 करेक्ट है, 1 रॉन्ग है। ऑप्शन बी विल बी दी करेक्ट ऑप्शन। बस इतना ध्यान रखिए, 25 की जगह 22 करना है, इसलिए फर्स्ट स्टेटमेंट गलत हो गया, ये दोनों स्टेटमेंट ठीक है, तो ऑप्शन बी। और इसके बारे में आई थिंक वी हैव डिस्कस्ड ऑलरेडी। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी है, इट इज अ जॉइंट कमेटी। देखिए, जॉइंट कमेटी क्या होती है? 2 प्रकार की कमिटीज होती हैं मुख्य रूप से, जॉइंट कमेटी और सिलेक्ट कमेटी, राइट। इसको क्या बोलते हैं? सिलेक्ट कमेटी। सिलेक्ट कमेटी में सिर्फ सिंगल हाउस के मेंबर होते हैं, या तो लोकसभा के सारे मेंबर हैं या राज्यसभा के। और जॉइंट कमेटी में क्या होता है? जॉइंट कमेटी में बोथ हाउसेस के मेंबर्स होते हैं, जैसे पब्लिक अकाउंट्स कमेटी हमारी इज वन सच एग्जांपल, राइट। ओके, then we move ahead, we talk about question number 33. Question number 33 की बात करते हैं। In the context of India, which of the following principles are implied institutionally in the parliamentary government? Members of the cabinet are members of the parliament, ठीक है, of course they are. Ministers hold the office till they enjoy confidence in the parliament, बिल्कुल, अगर no confidence motion पास हो गया पूरी सरकार गिर जाती है, right? No confidence motion again is an extraordinary parliamentary device. Cabinet is headed by the head of the state. Head of the state नहीं, head of the government. Head of the state कौन होता है? President. और head of the government कौन होता है? The prime minister. So third तो बिल्कुल गलत है। थर्ड गलत होने से आप देखिए तीनों statements wrong, हमारे पास बच गए 1 and 2, right? Because first and second statements are completely fine. Okay, let's deal with the second last question. Consider the following statements. The Council of Ministers in the center shall be collectively responsible to the Parliament. The Council of Ministers in the center shall be collectively responsible to the Parliament नहीं, they should be responsible to the Lok Sabha, ठीक है।
द यूनियन मिनिस्टर शैल होल्ड द ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, ऐसा कहाँ से आ गया, ये भी गलत है। द प्राइम मिनिस्टर शैल कम्युनिकेट टू द प्रेसिडेंट अबाउट द प्रपोजल्स फॉर द लेजिस्लेशन, ठीक है, ये तो ठीक है ना। उसे हमें यहाँ पर करेक्ट स्टेटमेंट्स देखने हैं, तो प्राइम मिनिस्टर शैल कम्युनिकेट, ये बात तो ठीक है। नंबर 3 भी ठीक है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इन द सेंटर शैल बी कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट। नाउ पार्लियामेंट अगर लोकसभा को माने तो ठीक है, तब इसको कह सकते हैं, तब 1 and 3 होगा। अदरवाइज तो ये करेक्ट की अगर बात करें तो सिर्फ 3 ओनली होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें आप अगर बहुत पर्टिकुलर पार्लियामेंट की बात करें, अगर लोकसभा भी इसमें रखें, तब आप मानेंगे खाली थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है, अदरवाइज आप मानेंगे 1 and 3 है, ठीक है। तो 1 and 3 या ओनली 3, नाउ इट डिपेंड्स, अगेन इसमें सब्जेक्टिविटी आ जाती है 34th स्टेटमेंट में, राइट। ओके, देन वी मूव टू क्वेश्चन नंबर 35। 35 क्या है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल इज एन ऑर्गन ऑफ द प्लानिंग कमीशन। The economic and social planning is kept in the concurrent list in the Constitution of India. ये तो ठीक ही है, ये तो क्योंकि दोनों ने ही करनी है हमने मिलके, सेंटर और स्टेट ने। The Constitution of India prescribes that पंचायत should be assigned the task of preparation of plans of economic developments. 2 and 3 बिल्कुल ठीक है, मगर पहले में गड़बड़ है। पहले में क्या दिक्कत है, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल इज एन ऑर्गन ऑफ द प्लानिंग कमीशन। ऑर्गन नहीं है, ये एक एडवाइजरी बॉडी बनाई गई थी जो इसको असिस्ट करती थी। तो पहला स्टेटमेंट जो है इसमें गलत हो जाएगा, तो हम क्या बोलेंगे 2 and 3। अब इनका कोई मतलब नहीं वैसे प्लानिंग कमीशन का, बिकॉज नाउ द प्लानिंग कमीशन जो अर्लियर प्लानिंग का और ये सब काम किया करता था देश में, उसको अब चेंज कर दिया गया है इनटू दी नीति आयोग। कब से, 1 जनवरी 2015। तो अब प्लानिंग कमीशन इज अ थिंग ऑफ द पास्ट, और अब किसकी बात करते हैं हम, अब नीति आयोग की बात करते हैं, राइट। तो विद दैट वी हैव कंप्लीटेड ऑल द 35 क्वेश्चंस एंड with that we end the test, right? So I hope you were able to handle the questions. The questions were of easy to moderate nature, right? कुछ इसी प्रकार के क्वेश्चंस जो हैं PYQs में पूछे जाते हैं, एंड द पेपर इज डिजाइन्ड अलोंग द सेम लाइंस, ताकि जो PYQ में जो पैटर्न है, जो नेचर ऑफ क्वेश्चंस है, जो डेप्थ ऑफ क्वेश्चंस है, जो स्पेसिफिक डिटेल्स हैं, उनमें ध्यान में रखकर हमने जो है लास्ट में आई थिंक इन अबाउट 45 मिनट्स वी हैव completed some good 35 questions. ना सिर्फ हमने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, I assume, I hope that you also learnt at least 2 to 3 points on every question, right? So keep learning, keep preparing. Jai Hind.